सुरों का कोई मजहब नहीं होता, सुरों की कोई जात नहीं होती और सुरों के लिए सरहदों की बंदिशें भी नहीं होती। लता मंगेशकर के फैंस के दिलों में उनके लिए कितना प्यार और इज्जत है, ये एक बार फिर साबित हो गया। लता मंगेशकर के निधन की खबर से सरहद पार पाकिस्तान में भी उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले गमगीन हैं। लता मंगेशकर के निधन के बाद पाकिस्तानी मीडिया और प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कई राजनेताओं ने भी लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। इंडियन सिनेमा की सुरों की मलका लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान नहीं रही। लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूरजहां दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थी। लता मंगेशकर वो एक नाम, वो एक शख्सियत, वो एक गायिका जिनकी जादुई आवाज के देश ही नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। 6 फरवरी 2022 की सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से देश ही नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी उनके लाखों करोड़ों फैंस गमगीन हैं। लता मंगेशकर को याद करते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने भी सुर सामग्री कही जाने वाली लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। इंडियन सिनेमा की सुरों की मलका लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान नहीं रही। वो कोविड-19 के बायस तिबी मसाइल का शिकार थी। भारतीय सदर और वजीर आजम ने उनके आनजहानी होने पर अफसोस का इजहार किया। भारत में 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। भारतीय परचम सरनिगू रहेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक लता मंगेशकर के मुतादिद आज़ा काम करना छोड़ गए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात आज शाम मुंबई में अदा की जाएंगी। सरकारी एजाज़ के साथ उनका क्रियाक्रम किया जाएगा। लेजेंड गुलकारा के इंतकाल पर भारत ने 2 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। इस दौरान भारतीय परचम सरनिगू रहेगा। ARY न्यूज ने अपने एक प्रोग्राम में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया कि पाकिस्तान की मल्लिका तरन्नुम कहे जाने वाली नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच इज्जत और सुरों का कितना गहरा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे की इज्जत ही नहीं बल्कि एक दूसरे से बहुत प्यार भी करती थी। लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूरजहां दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थी। दोनों की पहली मुलाकात कैसी थी, कौन किसका कितना परिस्तार था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आवाज, अल्फाज और गायकी, सिर्फ मोहब्बत। मलका तरन्नुम नूरजहां और सुरों की मलका लता मंगेशकर, दोनों में इज्जत, मोहब्बत और सुर का हसीन रिश्ता। सुरों का कोई मजहब नहीं होता, सुरों की कोई जात नहीं होती और सुरों के लिए सरहदों की बंदिशें भी नहीं होती। शायद इसीलिए पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल दुनिया न्यूज ने भी लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए लता मंगेशकर अपना एक पुराना इंटरव्यू दिखाया। बहुत शुक्रिया लता जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने इतना गुनगुनाया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपसे मुखातिब हूँ, आपके मुंह से अपना नाम सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात, एजाज की बात है यार। अरे जनाब कामरान। पत्रकार कामरान आज भी उस लम्हे को याद करते हैं जब लता मंगेशकर इंटरव्यू के बाद उन्हें अपने पूजा के कमरे में लेकर गई थी। ये मेरी मदर की तस्वीर है। अच्छा। ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इस पर ये मंगेश है, इस पर से हम लोग मंगेशकर हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये इस वजह से मंगेशकर है। ये मंगेश है और वो गांव जो है गोवा में, उसका नाम मांगेरिश है। अच्छा। तो मांगेरिश पर से हमारा नाम है मंगेशकर। अच्छा अच्छा, आपका सरनेम मंगेशकर इस वजह से। मंगेशकर। तो कितनी दिन आप देर आके यहाँ पे करती हैं प्रार्थना पूजा दिन में? आप लोग सुबह शाम। अच्छा, आप बहुत रिलीजियस हैं। सही, जब भी भजन बहुत दिल से गाती हैं आप। लता मंगेशकर से मिलना जिंदगी का एक मैसूर कुन लम्हा था, एक तारीख थी, एक शहर था जो जारी और सारी रहा जब तक कि हमने उनसे रुखसत न लिया। पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लता मंगेशकर के निधन से उपमहाद्वीप ने दुनिया के महान गायकों में से एक को खो दिया है जिन्हें दुनिया जानती है। दुनिया में ना जाने कितने लोगों को उनके गीतों को सुनकर आनंद मिला है।
पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि एक महान शख्सियत लता मंगेशकर अब नहीं रही। लता जी सुरों की रानी थी, जिन्होंने कई दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। लता मंगेशकर के जैसा कोई नहीं था और लता जी की आवाज लोगों के दिलों पर हमेशा राज करती रहेगी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा ने भी लता मंगेशकर को एक ट्वीट के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि लता मंगेशकर नम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति थी और इसलिए महान थी। सभी के लिए एक सबक। पहले किशोर कुमार और अब उनकी मौत से मैं टूट गया हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, एक स्वर्णिम युग का अंत। उनकी जादुई आवाज और विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। एक अद्वितीय शख्सियत। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हामिद मीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि लता मंगेशकर उनके गीतों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी। यकीनन लता मंगेशकर एक बेमिसाल गायिका थी। करीब 60 साल तक उनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। यही वजह है कि उनके निधन पर पूरी दुनिया में उनके फैन गमगीन हैं। भले ही लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद उनकी आवाज की शक्ल में सदियों तक दुनिया भर में उनके फैंस के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती रहेगी। लता दीदी आज हमारे बीच नहीं रही। सुबह 8:12 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी ना रहने की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। लता दीदी ने 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। सिर्फ 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी गाना आपकी सेवा में गाया था। ये फिल्म 1946 में रिलीज हुई थी। लता जी ने कैसे फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत की, कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में मुंबई में अपना मुकाम बनाया। जावेद अख्तर के साथ लता दीदी ने अपने जीवन के संघर्ष की बातें शेयर की। आपको दिखाते हैं लता दी के साथ ये यादगार इंटरव्यू। एक आपका गाना था जैसे आएगा आने वाला, अब वो उसमें जो चैन है, एक चीज जो चली गई वो है चैन। और जब वो शुरू होता है तो एक तो मिनट 1.5 मिनट तो लगता है वो उसमें रिदम पे आने के लिए, उसमें एडलिप चलता रहता है। मगर आज भी उसका वो शुरू होता है और पूरा ऑडिटोरियम जो है क्लैप करता है। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे हॉल में बैठे हुए जो पैदा ही नहीं होंगे जब महल रिलीज हुई, बिल्कुल, लेकिन उनको भी उस गाने से उतनी ही मोहब्बत है। और आजकल ये मैं बताना चाहूँगा टीवी पे कि ये गाने आपने पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ खड़े होके गाए। उस ज़माने में तो सहूलतें नहीं थी जो आज है। अब तो एक एक लाइन अलग गाई जा सकती है। तो ये गाने का तजुर्बा क्या रहा, किस तरह से आपने गाया था आएगा आने वाला? ये कमाल तजुर्बा है। जैसा स्टूडियो पूरा खाली था, रिकॉर्डिंग जो उनका थिएटर था वो बहुत छोटा था, पर ये गाना उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जहाँ शूटिंग होती है। अच्छा, कौन से स्टूडियो? मालाड बॉम्बे टॉकीज। अच्छा। गाना हमने शुरू किया तो डायरेक्टर साहब ने आके कहा कि मैं इफेक्ट चाहता हूँ जो शेर है वो दूर से सुनाई दे। अब मैं माइक के सामने हूँ तो दूर से हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो वो सुनते रहे, बहुत देर तक चलता रहा। फिर मुझे उन्होंने कहा कि लता तुम एक काम करो, माइक यहाँ है, तुम वहाँ जाओ। किसने? म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर को डायरेक्टर ने कहा और वो सब ने मिल के तय किया, तुम जाओ वहाँ जाओ, वहाँ खड़ी हो जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं वहाँ गई। अब म्यूजिक इधर बज रहा है तो उन्होंने कहा कि वहाँ से शेर शुरू करो, खामोश है ज़माना, चुपचाप है सितारे। ये मैं वहाँ, और कहने लगे एक एक कदम चलती हुई आओ, और जहाँ आएगा आने वाला होगा तब तुम माइक के पास आ जाना। और जावेद साहब ये कितनी मर्तबा चला मैं आपको बता नहीं सकती। कभी मैं दूर रह जाती थी, कभी नजदीक आ जाती थी।
और फिर जाओ आओ, ये तो वो गाना इस तरह रिकॉर्ड हुआ। ये गाना तो माइक को गाना चाहिए, आएगा आने वाला। वाह। तो ये अब उस जमाने में तो ये सब टेक्निकल फैसिलिटी नहीं थी, एको की, डिस्टेंसिंग की, और ये टेप भी नहीं था रिकॉर्ड के लिए, डायरेक्ट फिल्म पे रिकॉर्ड करते थे। ओहो। और वो क्या करते थे कि गाना रिकॉर्ड होता था जी। फिर वो उसको धो के सुनते थे और फिर दोबारा फोन आता था कि कल रिकॉर्डिंग है, फिर आइए। इतना लंबा चौड़ा गाना, इतना लंबा चौड़ा गाना, और वो एक इसमें गाया था, मतलब ये नहीं कि बीच में गैप वो तो है ही नहीं उस जमाने में, ये उसमें मौका ही नहीं मिला। जी जी जी। ये ज्यादातर गाने जो उस जमाने के 50-60s के हैं, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाए आपने, कि एक जरा सी कहीं गलती हो जाए, एक तो तबले पे भी उंगली गलत पड़ जाए तो पूरा गाना फिर से, तो वो बड़ा मुश्किल काम होगा। आज तो बड़ी सहूलतें हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी नहीं दिखाई देती। तो आज के जो यंग सिंगर्स हैं और वो सब आपके चाहने वाले ही हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस है? मैं एडवाइस तो क्या दूं, सभी मेरे हिसाब से पुराने हैं, नए में मुझे एक श्रेया नज़र आती है और तो कोई नज़र नहीं आता है, या सुनिधि चौहान। तो मुझे सुनिधि अच्छी लगती है, पर जितने गाने वाले आए, मतलब उसमें मुझे कविता और अलका ये ज़्यादा समझदार, मतलब गाना समझ के गाती थी। पर कविता शादी करके चली गई, और अलका ने भी मुझे कहा, उस दिन मिली थी तो कह रही थी कि मैं अब ज़रा गाने सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो गाती हूँ, नहीं तो नहीं गाती हूँ, क्योंकि कुछ भी गाना पड़ता है मैं नहीं गाती हूँ। तो अलका ने भी काम कम किया है। तो बाकी बहुत सारे गा रहे हैं, नए नए आए हैं, मैंने सुना। आजकल कुछ ऐसा हो गया है लता जी के लोगों को लगता है कि भाई हम तो लाइट म्यूजिक में जा रहे हैं, हम तो प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं, हम तो फिल्म के गाने गाना चाहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम क्लासिकल सीखें कि ये राग क्या है और वो राग क्या है और रियाज करें, हमें कोई क्लासिकल सिंगर तो बनना नहीं। आपको ये बात ठीक लगती है? मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। इसलिए ठीक नहीं लगती है कि थोड़ा क्लासिकल बेस होना चाहिए। मैं आपको पूछूं कि आप अगर ये कहें कि हम गालिब को नहीं पढ़ना चाहते हैं, ज़ौक़ को नहीं सुनना चाहते हैं, इसको नहीं, और हम कवि बनना चाहते हैं, ऐसा अगर कोई आए तो काफी आए हुए ऐसे। जी। तो क्लासिकल उससे क्या होता है कि आपके सामने कितना भी मुश्किल गाना आ जाए तो आप गा सकते हैं। सही बात। अब हमें थोड़ा सा जो सीखा था, रियाज किया था, उसमें क्या हुआ कि कितने ही क्लासिकल गाने आए, मुश्किल नहीं हुई, गा गए हम लोग। अब एक मुश्किल है कि एक सवाल फिर एक साहब करना चाह रहे हैं, हमारे छोटे भी हैं, दोस्त भी हैं, बच्चे भी हैं। करण जौहर बड़ा होनहार लड़का है, तो इसका सवाल तो आप सुनिए क्या है। लता जी, आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ वार्म 80th बर्थडे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि आपने मेरे साथ काम किया, और कभी खुशी कभी गम का दिल, सोल, एवरीथिंग वाज योर वॉइस, एंड आई फील ऑनर्ड दैट आई एम इवन टॉकिंग अबाउट यू टुडे। ग्लैड कि मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं आपके बारे में बात कर सकता हूँ, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी हम्बल दैट आई नो यू, हैव मेट यू एंड हैव वर्कड विथ यू। हैप्पी बर्थडे एंड आई विश यू ऑल द लव एंड हैप्पीनेस। मुझे एक सवाल पूछा गया कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं ये सवाल आपसे करूं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस, बहुत सारी हीरोइंस के साथ आपने काम किया है। मैं जानता हूं कि आप शायद कहना नहीं चाहे, लेकिन if there was one actress that you enjoyed singing for, वो एक एक्ट्रेस जिन्होंने आपका ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस जस्टिफाई किया स्क्रीन पे, तो वो कौन होगी? If you could share that actress's name, it will be great for the actress, I'm sure, and for all of us to know. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बर्थडे विश किया है, और आप इतने प्यार से मुझसे मतलब प्यार बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा गाना फिल्म पे मतलब बहुत सारी आर्टिस्ट थी जिन्होंने गाया है, मैंने उनके लिए, नरगिस थी, मीना कुमारी जी थी, मधुबाला थी, साधना, पर इन सब में मुझे
नूतन का बहुत अच्छा लगा। नूतन का एक गाना था मनमोहना बड़े झूठे, सीमा का एक क्लासिकल गाना हीरोइन के लिए, वो भी एक्टिंग के साथ गाना, वो बहुत मुश्किल था। उसमें ताने थी और वो एक ताला था, उसमें उठना मतलब बराबर सम पे आना। उसने तानपुरा भी सही बजाया था। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा किसी को, तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो गाती है, और वो गाती थी और स्टेज पे भी गाती थी। तो उसने जो लिप मूवमेंट दी थी वो बहुत सही थी। हेमंत दा, उनके साथ बहुत गाने आपने गाए हैं, उनकी म्यूजिक में भी गाए हैं और उनके साथ भी गाए हैं। तो इन सिंगर्स के बारे में आपका इनके साथ गाने का क्या तजुर्बा रहा? एक ज़माना तो था तो आप थीं और रफ़ी साहब थे मेल सिंगर्स में। न जाने कितने आप लोगों ने साथ में गाने गाए हैं, गिन नहीं सकता आदमी। तो आपका उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और सभी मतलब सिंगर्स थे जी। वो एक दूसरे को समझते थे हम लोग कि क्या गाना चाहिए, आप क्या गाएंगे तो मैं वैसे गाऊं। मैं पूछा करती थी कि इस तरह आपको, सिर्फ मैं रफ़ी साहब के साथ कभी कभी मैं थोड़ा ये मतलब मजाक ही करती थी कि एक गाने में ऐसा हुआ कि उस गाने में एक जगह थी, खाली जगह थी, तो मैंने एक छोटी सी हरकत सोच के रखी और वो मैंने कही नहीं, और मैं गाती रही। और जब टेक हुआ फाइनल, मैंने वो गाया तो रफ़ी साहब बहुत नाराज हुए। कहने आप गा गई और हमको नहीं मालूम था, आपने पहले गाया था तो हम भी गाते हैं। मैंने कहा मैं आपको चिढ़ाने के लिए मैंने किया। एक मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि जब पहली मर्तबा हेमंदा के साथ मैंने डुएट गाया, हेमंदा के साथ से भी पहले एक सुरेंद्र कौर करके सिंगर थी जी। तो वो लंबी चौड़ी मतलब एकदम, तो एक माइक पे गाया जाता था। अच्छा। तो मैं और सुरेंद्र कौर डुएट गा रहे थे, तो मुझे उन्होंने छोटा ये दिया स्टूल, कहने इस पे खड़े होके गाइए ताकि माइक पे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे मतलब ये इतनी लंबी है और मैं इतनी छोटी हूँ। तो उस वक्त तो वो थी, ठीक है। उसके बाद आए हेमंत दादा, अब वो सामने खड़े और इधर मैं, माइक बीच में। तो हेमंत दादा के सामने तो मुझे और बड़ा स्टूल दिया, क्योंकि वो तो 6 फुट थे। अब मैं उस पर खड़ी रही। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये एक माइक पे गाना अच्छा नहीं है, या कोई ऐसा सिंगर मिले जो मुझसे छोटा हो। और लकीली क्या हुआ कि हमारे एक मराठी सिंगर थे जी। उनके साथ मेरा डुएट था, तो उनको पार्टनर दिया गया। अच्छा। वैसे आपको काफी सिंगर मिले हैं जो आपसे छोटे थे। अच्छा। ऐसी बात नहीं। मुकेश जी के साथ भी आप बहुत मेरा बहुत अच्छा था उनके साथ। और मुकेश भैया का गाना मतलब बड़ा लिमिटेड था उनका, मतलब जो खास टाइप के गाने वो गाते थे। नीचे ज्यादा हो तो अच्छा लगता था उनको, ऊंचा हो तो थोड़ा थक जाते थे और कंटालते। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती थी कि एक दिन हम लोग गा रहे थे तो कोई फ्लूट बजा रहा था, तो उसने एकदम से बेसुरा कुछ बजाया, तो उन्होंने वहीं से पूछा, अरे मेरी कॉपी कौन कर रहा है? अच्छा। आपका एक गाना था और मुझे याद आया, मतलब जिसके बारे में लोग बात करते हैं और वो उस पिक्चर की पहचान बन गया है वो गाना, प्यार किया तो डरना क्या। फिर फिल्में भी बनी हैं इस टाइटल से, प्यार किया तो डरना क्या। उसमें भी कुछ ऐसा एको था। तो वो उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, इसमें भी आपने कुछ वॉक करके और चल के कुछ किया था? नहीं, हाँ थोड़ा सा किया था। वो एको का हमने इफेक्ट दिया था मुंह फेर के, मतलब माइक के सामने एक ये गा के फिर इधर मैं फिर ये किया जी। और मैं गाती गई, वैसे उन्होंने किया था। कितने बहुत
मतलब उस जमाने में तो 50s 60s तक, इवन 70s तक, तो ये सारी जो आज टेक्नोलॉजी आ गई ये सब थी नहीं। पर क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल तो ये भी होने लगा है कि अगर आप बेसुरा गा जाए तो उसको सुर में भी करते हैं। जी जी। ये भी है, मशीन आ गई। जी हाँ, सही। तो ये सब आया है, पर वो गाने की जो एक आत्मा थी वो गई। वो चली गई। अच्छा, मैं इतने सारे सिंगर्स के बारे में आपसे सवाल कर लिया, और एक और सिंगर जिसके साथ आपने गाने काफ़ी गाए, उनके बारे में पूछा नहीं आपसे मैंने, और वो सिंगर है आशा भोसले। अच्छा। जो न सिर्फ सिंगर हैं, और आप दोनों के भी डुएट्स बहुत से हैं, और आपकी बहन भी हैं। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है लता जी, मैं तो आपको भी जानता हूँ, लता जी को, आशा जी को भी जानता हूँ, दोनों से अलग अलग भी मिला हूँ, साथ भी मिला हूँ, और ये भी मैं जानता हूँ कि आप एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे रहते हैं, जहाँ एक फ्लैट इधर एक फ्लैट है, और बीच में दरवाज़ा खुला रहता है, और इधर से उधर, उधर से इधर भी बच्चे भागते फिरते हैं। उसके बाद मुझे बड़ी हैरत होती है कि दुनिया में ऐसी बात होती है कि दोनों बहनों में बड़ा एक कंपटीशन है और टेंशन है। मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया। ये गॉसिप कहाँ से शुरू हुई है? नहीं जावेद साहब, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जैसे आपने कहा कि कोई टेंशन या कुछ नहीं है, पर कुछ लोग मजा लेते हैं इधर की उधर बात करके जी। कि मुझे आके कह दे कि आशा आपके लिए ये कह रही थी, आशा को जाके ये कह दे कि लता ने ये कहा। तो इस तरह का कुछ लोग करते रहते हैं, बाकी मेरी उसके तो कोई मतलब। हाँ, मुझे तो और वैसा भी जहाँ तक गाने का स्टाइल है, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, मेरा बहुत अलग है। मैंने कभी ज़्यादा कैबरे सॉन्ग गाए नहीं, उसने हर तरह का गाना गाया, बल्कि मैं कहूँगी कि वो वर्सेटाइल सिंगर है। और कितने गाने उसने ऐसे गाए हैं जो अगर मैं गाने की कोशिश करूं तो मैं गा नहीं सकती। क्या कह रही इतने अच्छे गाने गाए उसने। बहुत बड़ी बात है, आपका बड़ापन है, कैसा कह रही है। ये बताएं कि एक धुन है, एक शब्द है, अच्छा ये आपको दिया गया, अब आवाज़ जो है उसके मुताबिक ढल जाती है, या ये कि आप जैसा सिंगर जब उसे गाता है तो वो धुन और वो शब्द जो हैं वो उस आवाज़ में ढलते हैं आके। तो कितना आवाज़ जो है एक उन बोलों में या उस धुन में कितना कंट्रीब्यूट करती है और उनको कितना ऊपर उठा सकती है? उठा सकती है, मतलब अगर वो सिंगर उसको समझे तो। बोलों को, चूंकि फिल्म का गाना है तो सिचुएशन को, कौन गा रहा है वो, और गाना किस तरह से लिखा गया है और क्या ट्यून है उसकी। जैसे एक गाना था, मुझे पंचम ने समझाया कि ये गाना इस तरह से होना चाहिए, तो वो गाना गाया था मैंने, बाहों में चले आओ जी। तो वो सॉफ्ट गाया था, तो उसने कहा था कि सॉफ्ट ही गाना है, क्योंकि वो अंदर है कमरे में और उसको रात का वक्त है, उसको वो चिढ़ा रही है और फिर वो करता है। जी जी। तो वो सारा गाना सॉफ्ट ही गाया था मैंने, विस्पर में। जी हाँ। एक और गाना भी है वो अनुपमा का, कुछ दिल ने कुछ दिल ने कहा, तो उसमें वो चैन, वो शांति, ऐसा लगता है गाना सुनने में लगता है सुबह हो रही है, वो महसूस होता है। वो जो एक ज़रूरत थी, वो खामोश सी लड़की का गाना है, तो उसमें उसकी आवाज़ में आपने वो खामोशी किसी तरह से कैप्चर कर ली कि वो गा रही है लेकिन लगता है ये चुप रहती है। ये पता नहीं कैसे करती हैं आप, क्या तरकीब है, किस तरह तैयार करती हैं आप अपने आप को एक गाने की? मैं कोशिश करती हूँ उस कैरेक्टर में जाके, मैं ही वो कैरेक्टर हूँ, वो बन के मैं गाती हूँ, मैं वही कोशिश करती हूँ। वाह, क्या बात है। अब एक सवाल हमारे दोस्त ऑस्कर विनर AR रहमान साहब करना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या पूछते हैं। Lata ji, I wanted to ask you this question for a long time.
I think when you started so young as a singer, and you've been singing, you've seen the best of melody makers and lyricists and probably everybody. It's so hard to keep sustaining your interest as an artist, and to be excited and to be fired up. But I find that you are still, when you come near the mic, you have that you want to deliver the best. How do you get that? Because when I sometimes feel that, when I feel frustrated that, because I've been working from the age of 12, that you go and then, what will I be thinking at the age of, if I live, unfortunately, till 70 or 80, what is that thing which I need to learn from you to stay interested in life and in music? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल। बड़ा मुश्किल जी सवाल है। कि आप इतने बरस बाद भी जब आप माइक पे जाती हैं तो आपका जोश, आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट वही होता है। कहते हैं भाई मैं तो इतनी उम्र तक पता नहीं मैं आगे मैं ये इतना इंटरेस्ट और इतना मैं जोश अपने में रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, और क्या तरकीब है उसे रखने की। रहमान साहब, आपने मुझे पूछा, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे, पर इतनी उम्र तक मैं जो गा रही हूँ, एक बात ज़रूर है कि मुझे गाने से बहुत लगाव है और गाना ही मैं अपनी लाइफ समझती हूँ। और जब मैं काम करती हूँ तो मैं उसके सिवा और कुछ सोचती नहीं हूँ। कोई भी दुनिया की चीज़ मुझे उस वक्त रोक नहीं सकती है। मैं उसी में ढल जाती हूँ बिल्कुल और काम करती हूँ, और वही चीज़ है। और भगवान की देन है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि मुझे वो पीछे से धक्का मारते हैं और मुझसे करवाते हैं वो काम। और मुझे उम्मीद है कि, बल्कि मुझे यकीन है कि मैं यही कहूँगी कि आपने जो कहा कि आप क्या करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही काम करेंगे। और आप, अभी तो मैं 80 हूँ, आप 100 साल तक ऐसा काम करेंगे। मगर ये तो लता जी मैंने भी देखा है। खैर मैं अपने को एक मामले में बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि दो सिंगर्स जिनको मैंने हमेशा एडमायर किया, लता मंगेशकर और मेल सिंगर्स में किशोर कुमार, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला गाना लिखा तो वो आप ही दोनों ने गाया। अच्छा, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, वो मेरी ज़िंदगी का पहला गाना था और वही दो सिंगर्स ने मेरा गाना गाया। और आपके साथ काम करने का मुझे मौका बहुत बार मिला और बहुत से गीतों में, लेकिन ये मैं चुपचाप आपको ऑब्ज़र्व करता था जब आप ये गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। आपको मैंने देखा है कि हर गाना आप इस तरह से लेती हैं कि ऐसा लगता है कि ये आपको लाइफ में पहला गाना मिला है और इससे ही आपको ब्रेक मिलेगा। तो ये जो आपका फोकस है, वाकई ये तो सीखने वाली बात है कि इतनी कामयाबी, इतने नाम के बाद भी इंसान अगर अपने काम से इतना वफादार हो और इतना फोकस रखे तो और बहुत बड़ी इज्जत की बात है। बहुत मुझे हमेशा जावेद साहब डर लगता है, जब भी मैं गाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई ये ना कहे कि नहीं गा सकी जैसा हमने चाहा। वो मुझे बहुत डर लगता है और इसीलिए मैं कभी भूलती नहीं हूँ कि इस बात को नहीं होने। नहीं तो क्या होता है, लोग कई मर्तबा सोचते रहते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, घर में ये हुआ है, वो हुआ है। वो मैं नहीं सोचती हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं। पुरानी बात है, मैं वाल्केश्वर रहती थी उस वक्त। एक दिन सुबह मैं तैयार होके, शंकर जय किशन का मेरा गाना था, और मैं तैयार होके बाहर आई कमरे से जाने के लिए, तो दो आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा कि क्या काम है। कहने लगे हम इनकम टैक्स के लोग हैं और आपका इनकम टैक्स का कुछ प्रॉब्लम है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा इस वक्त तो मुझे जाना है,
आप क्या करेंगे वो आप करते रहिए, क्या चाहिए आपको। तो कहने लगे अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हम आपकी गाड़ियां हैं वो लिखवा लेते हैं आपसे कि हमारी है वो, जब तक आप पैसे नहीं भरते हैं। मैंने कहा अभी मैं स्टूडियो जा सकती हूँ उस गाड़ी से? कहने हाँ जा सकते हैं, पर आप लिख दीजिए। मैंने लिख दिया दोनों गाड़ियाँ और मैं गाड़ी में बैठ के गई। पर ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। मैंने जाके गाना गाया। आपको ताज्जुब होगा कि मैं गाने के बाद शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र सब फूल लेके आए मेरे लिए कि इतना अच्छा गाना हुआ। मतलब मेरे काम में उसका ये नहीं हुआ। और कोई होता तो ये सोचता कि इनकम टैक्स ने मेरी गाड़ियाँ लिखी हैं। जी जी बिल्कुल सही। पर मुझे बिल्कुल छूता भी नहीं ऐसे वक्त पे जब मेरा काम होता है। क्या बात, क्या बात। रानी मुखर्जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। अच्छा तो देखिए, अब फिल्मों की रानी, सुरों की महारानी से क्या पूछती हैं? अच्छा। नमस्ते लता जी, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ लता जी कि आजकल आप ज़्यादा गाने गा नहीं रही है, लेकिन आप मेरी अगली फिल्म के लिए आप मेरे लिए प्लेबैक सिंगिंग करेंगी? रानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बर्थडे पे शुभकामनाएं दी हैं। आप पिक्चर बना रही हैं और आप तो मेरी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत पसंद करती हूँ आपकी एक्टिंग। हालांकि आजकल आप कम आ रही हैं फिल्मों में, तो कोई ख़ास वजह है या नहीं मालूम नहीं। जहाँ तक गाने का सवाल है, मैं ज़रूर गाऊंगी। सिर्फ मैं ये देखूंगी कि गाने कैसे बने हैं।